हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे थे ये श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, राइट। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। हाइलिन बोलते हैं, यहाँ पे एक बनावट रहता है इसमें। ये बात हम शायद उस टाइम नहीं बताए थे। ये जो गोल गोल की संरचना हाइलिन बोला जाता है। तो यहाँ तक हम लोग श्वसन मार्ग के बारे में टोटल चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि ये श्वसन मार्ग में जो ऑक्सीजन गया है, ऑक्सीजन तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि हेमोग्लोबिन था यहाँ पे एल्वियोली में। एल्वियोली में हेमोग्लोबिन था। हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को रिसीव किया था और वो फिर पूरे ब्लड के साथ पूरे शरीर में पहुँचाया था। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे उसका अगला जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का आखिर हुआ क्या, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का काम होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में होगा। कहाँ होगा, कोशिका में। कोशिका के पास लेके जाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है। ये अगर देखा जाए, ये जो आपको दिख रहा है फेफड़ा जो दिख रहा है, फेफड़े की बनावट, टोटल 5 लोब बने हुए रहते हैं इसमें। कितने, 5 लोब। इसमें जो है आपका लेफ्ट साइड में वो 2 ही लोब होता है। कितना होता है, 2 लोब होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है लेफ्ट साइड वाला जो फेफड़ा का जो साइज होता है वो छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट ही पास में रहता है हार्ट, ठीक है, दिल रहता है। तो तीन लोब इधर हो गया आपका राइट साइड में, और 2 लोब आपका कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो 5 भाग में बटा हुआ रहता है ये भी फेफड़ा, ठीक है। अभी हम लोग जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी 4 चैम्बर बटे हुए रहते हैं। तो उसी तरह से ये फेफड़ा भी 5 लोब में बटा हुआ रहता है। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। कितना लेते हैं, 16 बार लेते हैं। 1 मिनट में जो सांस लेने की क्षमता होती है वो 16 बार। कितना, 16 बार लेते हैं एक बार, मतलब कि 1 मिनट में सांस। तो 1 मिनट में हम लोग ले रहे हैं कितनी बार सांस, 16 मरतबा ले रहे हैं, ठीक है। और 1 मिनट में एक बार में कम से कम 500 ml जो है सो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो यदि 16 बार हम लोग 1 मिनट में ले रहे हैं, तो अगर यदि इसको इंटू कर दें 16 × 500, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8000 ml, ठीक है, यानी कि 8 लीटर हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। बस ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सब जानने के लायक है। अब हम लोग देखा जाए, बच्चा लोग ज़्यादा लेता है। बच्चा लोग 30 बार, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेता है, आपको पता होना चाहिए 15 से 30 बार सांस लेता है। हम लोग 14 से 16 बार लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो जाता कहाँ है। याद कीजिए, जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे, कोशिका जब सेल पढ़ा रहे थे, तो आपको हमने बतलाया था कि कोशिका का मेन काम क्या होता है, ग्लूकोज को बनाना। तो मान लीजिए ग्लूकोज बन गया, ये ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लूकोज जो है तो इसका काम क्या होगा, देखिए। ग्लूकोज, ये जो कोशिका है, कोशिका में पाया जाता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव ग्लूकोज को तोड़ता है। कोशिका द्रव ग्लूकोज को कैसे तोड़ेगा, तो 4 ATP का निर्माण करेगा तोड़ने। ये ATP जो है ऊर्जा का एक तरह से मुद्रा है, ठीक है ना, ठीक है। तो 4 ATP का निर्माण करेगा इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। कितने ATP का निर्माण करेगा, ये कोशिका द्रव्य इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 ATP का निर्माण करेगा, ठीक है। ऊर्जा का ATP जो है वो मुद्रा है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है, कोशिका द्रव्य क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 ATP का निर्माण करेगा। 4 ATP का निर्माण जब करेगा तो 2 ATP जो है सो खर्च होते हैं इस ग्लूकोज को तोड़ने में। 2 ATP खर्च होते हैं इस ग्लूकोज को तोड़ने में, 2 ATP खर्च होता है। अब 2 ATP खर्च हुआ तो बचा 2 ATP। तो जब 2 ATP जब ये ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड में टूटता है, पायरुविक एसिड में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको, 2 चीज़ हम समझा रहे हैं। एक ऑक्सी श्वसन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन समझना है कि क्या होता है। देखिए, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए
इस कोशिका द्रव्य ने एटीपी का निर्माण करवाया, इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ा। तो जब कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन मतलब श्वसन होता है, कोशिका द्रव्य में जब श्वसन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, अनॉक्सी जरूरत नहीं, तो अनॉक्सी श्वसन इसको बोलेंगे। तो जब ये 4 एटीपी मतलब 2 एटीपी यहाँ से जाता है और इस ग्लूकोज को तोड़ता है 2 पायरुविक एसिड में। कितने पायरुविक एसिड में टूटता है? 2 पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब बच गया 2 एटीपी शेष। तो याद कीजिए कि सेल में एक लाइसोसोम नामक एक पदार्थ है, लाइसोसोम भी एक चीज़ है जो क्या करता है, जो खाली चीज़ रहता है कोशिका में उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो ये जो 2 एटीपी बचा हुआ है वो खतरा हो गया एक तरह से, ठीक है। तो क्या करेगा, अभी यहाँ पे ध्यान देना होगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो यही 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है ना, इस पायरुविक एसिड को फिर से तोड़ा जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज को तो पायरुविक एसिड में तोड़ा गया, 2 एटीपी खर्च हुआ, ठीक है। जब ग्लूकोज जब टूटता है तो इसको ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड है ये फिर से टूटेगा और इसको तोड़ेगा यहाँ बैठा हुआ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ जो बैठा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है वो तोड़ेगा, यहाँ पे जो बैठा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है वो तोड़ेगा इस पायरुविक एसिड को। तो पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। किस लिए चाहिए? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद से नहीं तोड़ेगा, इसमें जो एक चक्र पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं, वो क्रेब्स चक्र चलता है ऑक्सीजन से, ठीक है। और ऑक्सीजन कौन लेके आ रहा है? तो हमने अभी जस्ट मतलब पिछले क्लास में पढ़ाया था कि लंग्स में जो एल्वियोली के पास हेमोग्लोबिन है वो लेके आ रहा है, किसके साथ? तो ब्लड के साथ लेके आ रहा है। वो ब्लड के साथ ले करके आएगा ऑक्सीजन को और फिर इस क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसको चलाएगा। इस पायरुविक एसिड को, ये जो 2 पायरुविक एसिड हैं जो टूटे हैं, ये पायरुविक एसिड जाएंगे इस क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था क्रेब्स चक्र का, इसलिए क्रेब्स चक्र बोलते हैं। तो क्रेब्स चक्र जब चलने लगेगा तो दोनों पायरुविक एसिड को तोड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पायरुविक एसिड, जो एक पायरुविक एसिड है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो एक पायरुविक एसिड है वो टूटेगा कितना में? तो 18 में, 18 एटीपी में टूटेगा, ठीक है। जो पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड, ये दोनों पायरुविक एसिड कहाँ जाएंगे? क्योंकि पायरुविक एसिड को तो जाना ही पड़ेगा, 2 एटीपी खर्च हो गया, 2 एटीपी बचा हुआ था। तो ये पायरुविक एसिड है ना, फिर से टूटेगा कहाँ पे? क्रेब्स चक्र में टूटेगा। और क्रेब्स चक्र कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो कैसे टूटेगा? तो ऑक्सीजन की सहायता से टूटेगा। देखिए, जब ये जीव कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी थी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो इस अवस्था को हम लोग बोले कि जो कोशिका द्रव्य में श्वसन होता है उसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, किस लिए? पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए, क्योंकि क्रेब्स चक्र चलता नहीं तो पायरुविक एसिड टूटता नहीं, तो इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, एक पायरुविक एसिड जो है 18 एटीपी का निर्माण करेंगे। एक और पायरुविक एसिड है तो वो भी 18 एटीपी का निर्माण करेंगे। हम आपको बतलाए हैं कि सेल जब पढ़ा रहे थे तो कितना एटीपी मिल करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं? 38 एटीपी। तो यहाँ पे टोटल कितना एटीपी हुआ है? तो 36 एटीपी हुआ है, ठीक है। पहले से 2 एटीपी हमारा यहाँ पे मौजूद था, है ना, शेष बचा हुआ था 2 एटीपी। 2 एटीपी तो यहाँ खर्च हुआ था ग्लूकोज को तोड़ने में। तो ये जो 2 एटीपी बचा हुआ है, इस 2 एटीपी को इसी में ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो गया? 38 एटीपी। और यही 38 एटीपी मिल करके क्या बनाएगा? तो 38 एटीपी मिल करके क्या बनाएगा? ऊर्जा। क्या बनाएगा? ऊर्जा। ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज से ही ऊर्जा मिलेगा, यानी कि ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे काम हुआ है इस श्वसन का। श्वसन तंत्र हमारा यहीं तक लास्ट था, लेकिन ध्यान से इसको थोड़ा सा देख लीजिए एक मरतबा।
इसमें हम लोग मेन जो टॉपिक पढ़ रहे थे ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण याद कीजिए क्या है कि जब लंग्स जो था, लंग्स सिर्फ यहाँ पे देखिए, लंग्स क्या कर रहा है, तो एक टंकी का काम सिर्फ कर रहा है। कैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन को वो ले रहा है, बाकी काम कौन कर रहा है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ब्लड में मिक्स है, ब्लड लेकर के आ रहा है पूरे सेल को, सभी जगह सेल में दे रहा है। सेल में क्या हो रहा है कि ये जो है कोशिका में क्या हो रहा है कि ये जो जीव द्रव्य है, ठीक है ना, ये जो जीव द्रव्य है वो क्या कर रहा है, मतलब कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य क्या कर रहा है, कोशिका द्रव्य इस ग्लूकोज को मतलब तोड़ रहा है। कैसे, 4 एटीपी का निर्माण करके, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, तो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए इसको अनऑक्सीशोषण बोलते हैं। तो अनऑक्सीशोषण कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को तोड़ने में 2 एटीपी खर्च हो रहा था, तो 2 एटीपी शेष बच गया था। 2 एटीपी जो खर्च हो जा रहा था ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में टूट रहे थे। एक पायरुविक, अब इस पायरुविक एसिड को फिर से तोड़ेंगे कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो क्रेब्स चक्र चल रहा है। इस क्रेब्स चक्र को चाहिए चलने के लिए क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन लेकर के आएगा साथ में, इस क्रेब्स चक्र को देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलेगा, ये पायरुविक एसिड टूटेंगे। एक पायरुविक एसिड बराबर 18 एटीपी निर्माण होता है। तो 2 पायरुविक एसिड मिलकर के 36 एटीपी का निर्माण करेंगे। 36 एटीपी से हमारा ऊर्जा निर्माण नहीं होगा, ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, 2 एटीपी और चाहिए। तो ये जो शेष 2 एटीपी बचा हुआ था इसमें मिक्स हो जाएगा, तो 38 एटीपी बराबर एक ऊर्जा जो हमारा है सो बन जाएगा। इसी से एनर्जी हमारा जो है, अभी हम बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इसी से जो है निर्माण होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का मेन काम है, ठीक है ना। ओके, हेमोग्लोबिन की भी मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेमोग्लोबिन सही से काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाएगा, और यदि ऑक्सीजन को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा तो फिर वो क्या करेगा कि जो पायरुविक एसिड है वो नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा, और एटीपी का निर्माण नहीं हुआ तो ऊर्जा नहीं बनेगा, और ऊर्जा नहीं बनेगा तो मनुष्य जीवित रहेगा कैसे, उसका शरीर काम नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन मतलब ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले क्या है कि हमारा जितना भी मतलब कोशिका द्रव्य है, ये सभी का काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। क्लास के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।